हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने फिर उपस्थित हूं। आज हम जो है हाई स्कूल का मैथ लेकर आए हैं और आज हम बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, हमने पहला क्वेश्चन नोट किया है कि समीकरण x माइनस वाई इक्वल 2 और x प्लस वाई बराबर 2 में x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम प्रयास करेंगे आप थोड़ा स्पीड में बताने का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा लिखा है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2। यहाँ पे हैं, कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब यही चीज आपको विकल्प में भी मिल सकता है कि x बराबर इतना, y बराबर क्या, जो है इस तरीके से। तो जैसे है x माइनस वाई बराबर 2 है आपका, तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ मिल रहा हमें x प्लस वाई बराबर 2। जब हम इसको क्या करते हैं, अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, कोई एक पद को आप विलोपित करना है, यानी कि विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आप y से y को लेस करेंगे और दो और आपका x और x ये मिलकर के 2x हो जाएगा और यहाँ जब जोड़ेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा। और ये 2 आप इधर भाग में है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा क्या, 2 मिलता है। अब x का वैल्यू हमें जो मिला है 2 मिली है। अब y की वैल्यू जब निकालेंगे हम यहाँ पर, तो हम चाहे अपना x की वैल्यू चाहे इस वाले समीकरण में रख दें और चाहे यहाँ पर रख दें, कहीं भी हम रख सकते हैं, y वैल्यू हमें मिल सकती है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 2 लिखा है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं। जब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 2 आपका हो जाएगा प्लस y बराबर यहाँ 2 हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, इधर इधर जाएगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस 2। अब 2 में से हम जब 2 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस और इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा आपका, 2 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर आपका 2 है और y का वैल्यू जो है 0 है। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अब यही आपका विकल्प में भी हो सकता है, जैसे विकल्प दिया होता है यहाँ पर, तो आपका देते x बराबर 0 y बराबर 2। दूसरा विकल्प हो सकता था x बराबर 2 और y बराबर 0। उसके बाद तीसरा इसी अनुसार बना देते, तो आपका विकल्प जो होता वो सेकंड वाला आपका राइट होता। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपने दूसरे क्वेश्चन पर, जो है हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10। कह रहे हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है अपरिमित रूप से अगर अनेक हल है तो हम जो समीकरण मानते हैं आपका, जैसे समीकरण इसमें जो होता है, तो जैसे हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 5, समीकरण 1 ये हो जाएगा। और अगला समीकरण जो हमारा मिलता है वो 4x प्लस ky बराबर 10 है, समीकरण ये हो जाएगा सेकंड। अब समीकरण 1 यहां पर लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण सेकंड की तुलना a1x प्लस b1y प्लस या इक्वल c1 व, अब यहां पर देखना है तुलना, यहां लिख सकते हैं आप क्रमशः, यहां पर लिखेंगे क्रमशः व a2x प्लस b2y इक्वल c2 से करने पर। तो यहां पर जो तुलना करनी है हमें, पहले समीकरण आपका है 2x प्लस 3y बराबर 5, इसकी तुलना आपको a1x प्लस b1y बराबर c1 से करनी है। जैसे यहां पर दिया है आपके, यहाँ देखिए हम रफ्तार कर देते हैं, तो यहां पर आपका जो है 2x प्लस 3y इक्वल 5 है और यहाँ पर आपका है a1x प्लस b1y बराबर c1। तो यहाँ देखते हैं x है, तो यहाँ x से मतलब नहीं हमको, यहाँ पर x का गुणांक जो है हमारा a1 है, तो और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर आपका 2 दी गई हुई है। यहाँ y है, y से मतलब नहीं है, यहाँ के y का गुणांक आपका b1 है और यहाँ के y का गुणांक आपका 3 है। तो इसका मतलब b1 की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो 3 होगी। c1 की वैल्यू यहाँ पर आपका दिया गया है 5, तो c1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 5। इसी प्रकार से जब हम दूसरा समीकरण लेते हैं तो हमें मिलता है 4x प्लस ky इक्वल 10 और समीकरण यहाँ तुलना होगी वो होगी a2x प्लस b2y इक्वल c2 से। अब यहाँ देखते हैं a2 की जो वैल्यू हमारी दी गई है वो हमको 4 मिलता है और b2 की जो वैल्यू दी गई है वो हमें k मिलता है और c2 की वैल्यू जो दी गई है वो 10 मिलता है। यहाँ पर y है आपका, यहाँ y का गुणांक b2 है, यहाँ y गुणांक k है। अर्थात आप कह सकते हैं b2 के स्थान पर आपका क्या रखा गया है, k रखा गया है और c2 के स्थान पर आपका जो है
वो क्या रखा गया है, 10 रखा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 इक्वल आपका 2 हो जाएगा, B1 इक्वल आपका 3 हो जाएगा, C1 इक्वल आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं फिर A2 इक्वल आपका जो होगा वो आपका 4 हो जाएगा, और B2 इक्वल आपका है के, C2 इक्वल आपका मिलेगा 10। यहाँ पर जब अनेक हल आपका दिए हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल दिया गया है, तो हमारी जो फॉलो करेंगे जो रूल का, वो हमारा हो जाता है, यहां लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए आपका क्या होगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये रूल फॉलो होगा, क्यों? क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है, और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो आप कह सकते हैं कि दोनों समीकरण एक दूसरे के संपाती होंगे। यहाँ पर तो हम देखेंगे, यहाँ A1 की वैल्यू जो दी गई है हमारे 2 दी गई है, A2 की वैल्यू जो है हमारी 4 है, और B1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, और B2 की वैल्यू हमारे पास k है, इक्वल C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू 10 है। तो इसमें से आप चाहें तो इन दोनों को आप बराबर दिखा सकते हैं, अर्थात या इन दोनों को आप ऐसा कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो आप चाहें तो आगे से दिखाइए, चाहे इन दोनों को दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पर 2/4 इक्वल 3/k, हमेशा हल कर सकते हैं। तो हम जब डिवाइड करेंगे 2 इक्के 2 और 2 दूना 4, हमारे पास हो जाएगा 1/2 बराबर 3/k। जब इसे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 इक्के यहाँ हो जाएगा, k का 1 से गुणा करेंगे तो k इक्के k हो जाएगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो k की वैल्यू मिलती है वो k का मान हमारा 6 है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं तो हमको मिलता है कि k का मान ज्ञात करने के लिए, और हमें जो मिलता है k की वैल्यू, तो k बराबर हमको 6 मिलता है। तो आपको ध्यान देना है कि तुलना आपको करनी है A1 से, तो आप यहाँ पहले समीकरण से तुलना कराइए, सब पहले समीकरण के x के गुणांक से तुलना कराइए, B1 को निकालना है तो y के गुणांक के से तुलना कराइए, और इसी में भी देखना है कि x का जो आपका गुणांक है यहाँ पर A2 है, और यहाँ पर जो सेकंड समीकरण होगा उसका जो गुणांक होगा वो A2 की वैल्यू होगी, और B2 यहाँ पर है तो यहाँ y का जो गुणांक होगा वो B2 की वैल्यू होगी। और आपको ध्यान देना कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए यही फार्मूला अप्लाई होगा, और ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो नोट करना, नोट कीजिए, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। ये जितने क्वेश्चन है सब बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके। तो कह रहे हैं कि x² - 2x - 3 के शून्यक कौन से होंगे। जैसे अब आपके हमें शून्यक पूछते हैं, इसके पहले मूल पूछा जाता था, तो अब शून्यक देखना है, तो यहाँ शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा ये आपको जो दिया गया है, आप कह सकते हो कि fx इक्वल 0, और जो कि यहाँ fx की वैल्यू जो दी गई है, fx बराबर है आपका x² - 2x - 3, तो fx की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 0, और यहाँ हो जाएगा आपका x² - 2x - 3, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं ये अचर पद है, तो गुणा कीजिए, 3 आए, माइनस लगा, घटाने पर आपका 2 आना चाहिए। यहाँ देखना है, गुणा करना है आपको, 3 आए और माइनस लगा है, तो यहाँ पर घटाने पर यहाँ पर जो आपका दिया गया है 2 आना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, x² माइनस, तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 गुणे 1 बराबर आपका 3 हो जाएगा, और 3 से जब 1 लेस करेंगे तो यहाँ हमें 2 मिल जाएगा, अर्थात आप कह सकते हो 2 के स्थान पर हम 3 - 1 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1, और पीछे लगा है x - 3। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x² माइनस, अब x को जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस लगा है तो अंदर का चिन्ह यहाँ वाला बदल जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर के यहाँ हो जाएगा प्लस। x को 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा माइनस आपका 3 बराबर 0, इसको हम इधर लेंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन है हमारा x कॉमन है, यहाँ मिलेगा x - 3, और यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा x - 3 इक्वल 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों में भी अगर इस सिस्टम में और इस सिस्टम में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें x - 3 कॉमन दिखता है, और बचता है यहाँ पर हमारा है x + 1 इक्वल 0। इसको हम क्या करेंगे, x - 3 इक्वल 0 शो कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा x + 1 इक्वल 0। अब यहाँ ये माइनस में उस साइड में जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस, और यहाँ ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो आपका हो जाएगा -1। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो शून्यक निकल कर आया है
हमारा जो शून्यक निकल कर आया वो शून्यक हमें मिला कि 3 और -1। हमें यहाँ शून्यक क्या मिला आपका 3 -1। और ध्यान देना है आपको, ये आपका द्विघात बहुपद है। ये कैसा बहुपद है आपका? दो घात बहुपद है। जब एक्स स्क्वायर लगा है तो सेवर सी बात है, आप कह सकते हैं कि उनके जो शून्यक होंगे, सवाल आपका जो दिया गया है, तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो दो शून्यक होंगे। इसमें दो शून्यक निकलेंगे। अगर 3 घात दी गई है तो 3 शून्यक, और 4 घात दी गई है तो आपको ध्यान देना है 4 शून्यक आपके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल 0 का एक मूल -2 हो तो पी का मान। इसमें कह रहे हैं कि अगर देखिए, अभी हमने आपसे बताया कि कोई भी अगर द्विघात बहुपद आता है तो कम से कम उसका जो मूल होगा वो कम से कम 2 होना चाहिए। 2 मूल आपका कम से कम होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि इसका एक मूल आपका जो है -2 दिया गया, ऑलरेडी एक मूल दिए हैं, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए, एक मूल आपके पास दिया गया तो यही मूल उठा करके इसमें रख दीजिए। इसी को क्या कीजिए, आप इसमें रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास जो दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल 0। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x इक्वल -2 रखने पर आपका क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स बराबर -2 रखने पर यहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 रख देंगे। जब यहाँ -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 और हो जाएगा आपका माइनस पी इक्वल 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये माइनस प्लस मिलकर के -2 दूना आपका 4 और माइनस पी इक्वल आपका कितना हो जाएगा 0। हम यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे -2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है -2 गुणे -2। माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर आपका +4 है। तो 4 से जब 4 हम लेस करेंगे, क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा आपका, 4 से 4 जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। 0 माइनस पी इक्वल 0, अर्थात आप कह सकते हैं p बराबर 0। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू आपको निकल करके आई है वो कितना मिलेगा आपको 0। p की वैल्यू जो हमें मिलती है यहाँ पर 0 मिलती है। जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट करना हो नोट करके अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो हमारा देखना है 1 से 15 तक। तो आप देखेंगे सम संख्या देखना, यहाँ जब आप क्वेश्चन मिले आपको तो क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़ना है आपको। जब क्वेश्चन मिले आपको पेपर, तो पेपर को बहुत गौर से देखना है क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या आपको पता है 1 से जब देखेंगे 15 तक, तो 1 से 15 तक क्या होंगी, सम और विषम दोनों संख्याएं हैं। अगर हम सम निकालेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। अगर हम देखते हैं 1 से 15 के बीच सम संख्याएं, सम संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, सम संख्याएं आपकी 2 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 6, 8, 10, 12 और 14। कितना है, अब इनकी काउंटिंग करते हैं। 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, इतनी संख्याएं हैं। तो आपकी अगर देखेंगे जो आपका है, तो यहां हमको मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल संख्या यानी पदों की जो संख्या हमारे पास है वो टोटल कितनी है, 7 है। तो पदों की संख्या हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहली बात तो हम ये आपको बता देते हैं कि समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है। तो जैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं हम, तो हम लिखते हैं यहाँ पर समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहां पर देखते हैं पदों का योग, तो आपके पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 और 14। और टोटल पदों की संख्या जब काउंट करते हैं तो यहां मिलता है हमें 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या करेंगे, हम पदों का योग करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पीछे से जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 14 और 12 मिलाकर हो जाएगा 26, 26 और 10 होता है 36, और 36 और 4 आपको हो जाएगा 40, 8 48, 48 2 50 और 6 56 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल जब इसे ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा।
अब यहाँ 56 बटे आपका हो जाएगा 7, तो 7 इक्के 7, 7 8 56। तो इसका जो समांतर माध्य आएगा वो हमें मिलेगा 8। इसका जो समांतर माध्य मिलता है हमें, यानी 1 से 15 तक की जो सम संख्याएं हैं आपकी, उसका जो समांतर माध्य मिलता है हमें 8 मिलता है। और अगर हम देखें इसी के साथ में, अगर देते हैं आपको 1 से 9 तक या 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो आपको ध्यान देना है प्राकृतिक संख्या वही है जो जिनका उपयोग किसी वस्तुओं की गणना में किया जाता है। जैसे हमने कहा अभी आपसे कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 से 9 तक, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, जब संख्या देखेंगे हम तो 1 हो जाएगा आपका, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 ही संख्याएं हैं आपकी। समांतर माध्य निकालना, तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जोड़ लेंगे। 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान 9 हो जाएगा। अब जब इसे ऐड करेंगे हम तो 9 8 आपका 17, और 17 में जब 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, 24 6 30, 5 35, 35 और 4 39, और 1 40, 5 45। यहाँ टोटल आपका जो काउंट होगा वो आपको हो जाएगा 45 बटे 9, और जब 9 से डिवाइड करेंगे 9 × 5 = 45, अर्थात आप कह सकते हैं 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का जो समांतर माध्य है आपका 5 आता है। अगर इस सवाल को हम देखें तो ये हमें मिला है 2020 में भी आपको मिला है, 2022 में मिला, उसके बाद 23 मिला। तो उम्मीद करते हैं कि अब की हो सकता है ये दोनों सवाल में से कोई एक सवाल 2025 में आपको मिलेंगे। ये भी आपका 20 22 और 23 में आया है, और ये की हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपका 25 में भी आता है। अगर आप नोट करना नोट कीजिए, अगला सवाल पढ़ते हैं हम। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। ये विकल्प है आपका, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो जो पेंसिल होती है, देखिए पेंसिल का आकार जो आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे आप पेंसिल को। अब यहाँ तक अगर पेंसिल हम देखते हैं तो ये एक बेलनाकार है, यहाँ पर क्या है आपका, एक बेलनाकार है। यहाँ पेंसिल जो है यहाँ तक एक बेलनाकार है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये भी, इसमें भी बेलन है, यहाँ बेलन, इसका मतलब चारों विकल्प में आपके बेलन है। जब इसको छीलते हैं तो जब छीलेंगे तो हमें इस तरीके का रूप मिलेगा। जब पेंसिल को हम छीलेंगे तो हमें इस रूप में मिलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर इसे, इसका आकार हम बड़ा करें तो हमें इस तरीके का मिलता है, इस तरीके के। और इसे हम शंकु कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं जो पेंसिल या कलम होगी वो एक आपका बेलन का आकार और एक शंकु का आकार होगा। अर्थात आप कह सकते हैं एक शंकु और एक बेलन। तो हमारा जो पहला विकल्प है इसमें ये करेक्ट जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हम एक वृत्त खींचते हैं, ऐसे एक वृत्त खींच देते हैं, तो इस वृत्त में अगर हम देखते हैं जो हमारा वृत्त बनेगा, ये वृत्त हो गया आपका। अब इसकी जो त्रिज्या है, मान लीजिए यहां आपका इसका सेंटर हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, इसे हम ऐसे मिला देते हैं, तो इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर 8 हो जाएगी और यहाँ पर 8 हो जाएगी। यानी सेंटर से परिधि के बीच की दूरी जो होगी वो त्रिज्या होगी। तो यहाँ 8 है। अब कह रहे हैं इसके अंदर अगर कोई वर्ग बनाए हम, अगर कोई वर्ग बनाते हैं तो उस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर हम देखें ऐसे हम मिला सकते हैं इसको, अगर वर्ग बनाएंगे हम, तो अगर वर्ग का निर्माण अगर करते हैं हम तो हमें इस तरीके से मिलेगा, ऐसे ऐसे बना देंगे, और ये जो है सेंटर से होकर जाएगी। अब अगर देखते हैं सेंटर से होकर जा रहे हैं तो 8 यहां हो जाता है और 8 यहां हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये आप अगर देखें तो ये एक वर्ग का विकर्ण है, ये आपका जो है एक वर्ग का क्या है, विकर्ण है। और हमें निकालना क्या है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल।
इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, लेकिन हम आपको बताएंगे एक पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप अगर देखते हैं यहाँ पर, ये आपको एक समकोण त्रिभुज मिलेगा, क्योंकि किसी वर्ग के प्रत्येक जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो अगर हमें भुजा मिल जाए तो हम आपका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि भुजा स्क्वायर ही क्या होता है, हमारा एरिया होता है। तो हम यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि दो आपके क्या दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं, सॉरी एक वर्ग दिया गया है, और वर्ग में क्या है, इन दोनों भुजाओं का वर्ग जोड़ करके क्या होगा, इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहां अगर देखते हैं हमारा ए स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 8 और 8 मिलाकर 16 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर, यहां पर हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर। आप यह लिख सकते हैं 16 इंटू 16। तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 16 गुणे 16 बटे 2, और 2 से जब डिवाइड करते हैं 2 अट्ठे 16, अर्थात ए स्क्वायर बराबर, अब 16 अट्ठे जो आपका होगा, तो 16 अट्ठे आपका हो जाएगा कितना, 8 छन 48, और 4 इक्के 4 यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो इसका जो होगा आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसी को आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का होल स्क्वायर बटे 2। ये होता है आपका कि वर्ग का विकर्ण। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहां हम लिख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कि वर्ग का विकर्ण बराबर बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। तो यहां हो जाएगा 2 गुणे 8 अर्थात कितना, 16। तो क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा, विकर्ण का हो जाएगा 16, स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा लीजिए, या फिर 16 को 2 बार लिख सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और 16 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर अगर हम बढ़े, इसे ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए इच्छा अनुसार आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया है। और एक क्वेश्चन इसी में आता है कि वर्ग, अगर मान लीजिए कहीं आपको मिल जाए इस तरीके से कि कोई एक वर्ग दिया गया है और इसमें एक वृत्त खींचने का जिक्र करें, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पर जो वृत्त है, वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा होगी, वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ कह रहे हैं सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान, तो आपको क्या करना है, टेबल पहले याद करना है। सबसे पहले टेबल कंप्लीट कर लीजिए, पेपर होने से पहले आप क्या कीजिएगा, पहले टेबल की वैल्यू ज्ञान कर देख लीजिएगा एक बार। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा दिया गया है, यहाँ दिया गया सेक थीटा बराबर 2। अब हम देखेंगे कि सेक के सारणी में 2 किसकी वैल्यू है, 0 की वैल्यू है, 30 अंश की वैल्यू है, 60 अंश की वैल्यू है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो सेक थीटा बराबर हमें मिलता है सेक 60 डिग्री। अब सेक से सेक हट जाएगा आपको, तो यहाँ मिलेगा आपको थीटा बराबर 60 अंश। तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, थीटा बराबर 60 अंश मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक छड़ की लंबाई, कह रहे हैं लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है। कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई ये छड़ है आपकी, ये छड़ हो जाती है, अब इसकी जब छाया बनेगी तो यहां से बनेगी इस तरीके से। अब इन दोनों को हम अगर मिला दें तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, कोण मिलता है यहाँ पर बना हुआ। तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें कोण मिलेगा। तो कह रहे हैं कि छड़ की लंबाई का, तो अगर मान लीजिए छड़ की लंबाई यहाँ पर 1 है तो उसकी छाया जो बनेगी वो √3 बन रही है। मतलब यही हुआ, कह रहे हैं अगर इसकी लंबाई क्या हो, 1 हो, तो इसकी क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। या आप ऐसा कह लीजिए कि अगर इसकी x है तो इसकी √3x है, इस तरीके से। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसका कोण कितना बनेगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है। तो आप जानते हैं कि ये हमारा लंब है, ये लंब मिल जाता है, और ये हमको आधार मिल जाता है। तो लंब और आधार आपके tan में है या तो फिर आपका cot में है। तो यहाँ देखते हैं हम, तो हमें मिलेगा tan थीटा बराबर, आप देखेंगे tan थीटा बराबर, तो लंब की वैल्यू 1 है और आपका आधार की वैल्यू जो दी गई है यहाँ √3 है। अर्थात आप कह सकते हैं छड़ की लंबाई बटे छड़ की छाया।
तो यहाँ थीटा आपका है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा। अब tan की सारणी में अगर देखें 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो ये हमारी जो वैल्यू मिलती है tan 30 की वैल्यू है, ये हमें tan 30 की वैल्यू मिलती है। tan से tan आपका हट जाएगा तो यहाँ मिलेगा आपको tan 30 अंश, अर्थात आप कह सकते हो सूर्य का उन्नयन कोण जो आपका है वो 30 अंश है। सूर्य का उन्नयन कोण जो आपका होगा वो कितना होगा, 30 अंश होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, इसे साफ कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होगा हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहां देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा, चलिए देखते हैं हम कि यहाँ पर जो हमारा दिया गया है x1 की वैल्यू जो दी गई है वो 5 है। तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस x2 की वैल्यू जो दी गई है -12 दी गई है, तो यहाँ -12 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 की वैल्यू जो दी गई है 0 है, 0 माइनस y2 की वैल्यू आपकी 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं हम तो माइनस आपका 5 दिया गया 5, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 में से 0 कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ देखेंगे तो 12 और 5 जब जोड़ते हैं हम यहाँ पर तो हो जाएगा 17, आपको मिलेगा यहाँ पर 17 और 17 का हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा तो यह आएगा 17 इकाई, आप कहिए चाहे मात्रा कह दीजिए, तो आपको मिलेगा 17 इकाई। अब यहाँ कह रहे हैं दूसरा इसी में से क्वेश्चन है आपका कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु, तो जो हमारा मूल बिंदु होता है वो मूल बिंदु आपका होगा 0,0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बिंदु 3,4 तथा 0,0 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट आपका जो होगा, तो यहाँ क्या है आपका x1 है, तो इसमें आपका ये x1 हो जाएगा और 4 जो होगा 4 जो होगा y1 हो जाएगा, 0 यहाँ पर आपका x2 हो जाएगा और ये 0 आपका y2 हो जाएगा। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम x1 की वैल्यू तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 माइनस x2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 का होल स्क्वायर प्लस आपका यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 3 से 0 घटाएंगे तो आपका 3 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 से 0 घटाएंगे हो जाएगा 4 का स्क्वायर यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 9 और 4 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 16 और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 में होता है हमारा 25 और 25 जो आपका है वो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो हमें मिलेगा 5 अर्थात 5 इकाई। तो हमें मिलता है इसका आंसर जो मिलेगा वो 5 इकाई मिलेगा। आपको ध्यान देना है मूल बिंदु जो होगा वो हमेशा सदैव क्या होगा 0,0, क्योंकि मूल बिंदु का मतलब होता है केंद्र, जो केंद्र होता है वो 0,0 होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसे हम साफ कर दे रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा है त्रिकोणमिति से। अगला क्वेश्चन हमारा जो है त्रिकोणमिति से है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 cos 3 थीटा बराबर a। तो कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था sec थीटा बराबर जो है आपका 2, तो इसमें भी वही कंडीशन लगेगा आपका। यहाँ दिया है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। आप देखेंगे cos की सारणी में जो 1/2 है ये कितने की वैल्यू है, तो हम देखते हैं cos की सारणी में जो हमारा है ये cos 60 अंश का मान है, cos 60 अंश का। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 3 थीटा बराबर 60 अंश।
और यहाँ 3 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आपका 60 बटे हो जाएगा 3, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 20 अंश। अर्थात आप कह सकते हैं थीटा की जो वैल्यू आई है वो 20 अंश आई है। इसमें थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितना होगा आपका 20 अंश होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा दिया है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा, यानी 20वें पद की वैल्यू। जैसे पहला पद आपका 10 है, 7 है, 4 डॉट डॉट, इस तरीके से 20वां पद क्या होगा। तो हमें समांतर श्रेणी के लिए हमें a बराबर जो है वो 10 दिया गया है, और यहाँ d की वैल्यू जब निकालते हैं तो द्वितीय पद से हम क्या करते हैं, प्रथम पद घटा देते हैं, तो यहाँ हमें मिलता है -3, और ये आपका हो जाएगा n बराबर हमें मिलता है 20। तो हमें समांतर श्रेणी निकालना, समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालना है, तो आप चाहे कहें tn या कहें an, तो an बराबर हमारा जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा हो जाएगा an निकालना है a20 इक्वल, प्रथम पद आपका 10 है तो 10 हो जाएगा, n का मान 20 है, 20 -1 इंटू डी का मान आपका -3 दिया गया है, तो -3। आप यहाँ करेंगे 10 और प्लस 20 से जब 1 घटाएंगे आपका हो जाएगा 19 गुणे -3। अब यहाँ हो जाएगा आपका 10 माइनस प्लस, ये हो जाएगा -19, तो यहाँ होता है 57, और जब इसे हम लेस करेंगे 57 से 10 लेस करेंगे तो हो जाएगा -47। तो हमें जो समांतर श्रेणी का जो 20वां पद का मान मिला वो मिलता है -47। तो यहाँ हमारा जो है 20वां पद आपका होगा -47। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, तो हमें दिया गया है कि 12 और 21, जो हमारा क्वेश्चन अगला है 12 और 21 का जो लासा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 21 का लासा, 12 और 21 का लासा 84 है, तो कह रहे हैं कि मासा ज्ञात कीजिए। आपका हो जाएगा मासा, तो ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं मासा ज्ञात करना है आपको। तो आपको पता है कि मासा निकालने के लिए चाहे आप इसे गुणनखंड विधि से हल कीजिए, या फिर आप लागू कर सकते हैं कि प्रथम संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल लासा गुणे मासा। आप इस तरह लागू कर सकते हैं। तो जैसे पहली संख्या आपका 12 है, उसके बाद 21 है, और यहाँ देखते हैं लासा का मान 84 है और हमें मासा निकालना है। अब लासा इधर जो आपका 84 संख्या है, इधर गुणा में इधर आएगी आपकी भाग में हो जाएगी, तो हो जाएगा 12 गुणे 21 बटे 84 इक्वल हमारा हो जाएगा मासा। जब इसे डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे 12 इक्के 12, 12 सते 84 होता है, और 7 इक्के 7, 7 त्रिक 21, अर्थात हमें जो मासा मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 3। हमें मासा मिलता है क्या 3। आप या फिर इसे और तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे 12 दिया गया है तो आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो गुणन विधि से हल करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7, और इन दोनों में जो कॉमन पद मिलता है वही हमारा मासा है। तो यहाँ देखेंगे कॉमन पद हमारा जो दिया गया है वो 3 है, अर्थात मासा जो हमें मिलेगा वो कितना मिलता है 3 निकल के आता है। इसका मासा जो होगा आपका 3 होगा। तो हम 16वें क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना होगा, तो आप लोग वीडियो रोक करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आज हम इस वीडियो को 20 क्वेश्चन दे सकें आपको। तो यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं, तो 15 हो चुका है हमारा। 16वां क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हमारा 16वां क्वेश्चन है 10a बराबर साइन ए। 10a बराबर साइन ए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन कहीं भी आपको मिले तो आपको ध्यान देना है, यहाँ 10 और साइन से मतलब मत रखिए। अभी आपको इतना ध्यान देना है कि a की वैल्यू किस में, जब आप टेबल बनाते हैं, जैसे आपका टेबल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके बाद 30 अंश आ जाएगा, 45 अंश होता है, 60 अंश होता है और 90 अंश होता है। आप कितनी वैल्यू होती हैं, तो आप जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं साइन, तो साइन और टेन। तो हम देखते हैं साइन में जो 0 की वैल्यू होगी, साइन में जो आपकी 0 की वैल्यू होती है वो आपको कितना मिलेगी, और 10 में हम देखेंगे 0 की वैल्यू आपको क्या मिलती है। तो यही देखना है आपको 10 और 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो देखेंगे हम साइन 0 की वैल्यू जो होती है हमारी, सो
इसको हम बता देते हैं निकाला कैसे जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गिनती ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 और आपका सॉरी यहाँ 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 और 4। तो क्या करते हैं हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी संख्या को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे जीरो को हम जब जीरो को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार, अर्थात साइन जीरो की वैल्यू आपको 0 हो जाएगी। अब यहाँ जब देखेंगे 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे ये आपको हो जाएगा 1/2, ये भी नहीं कटेगा, जिसको काटेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 1 का वर्गमूल आपका 1 होगा, अंडर रूट 4 का जो आप 4 देख रहे हैं 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, अर्थात जो आपका साइन 30 अंश की वैल्यू होगी वो 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पर देखते हैं तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 1 का 1 होगा और 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। और 60 पर देखते हैं तो इसका वर्गमूल अंडर रूट 3 होगा और 4 का वर्गमूल जो होगा आपका 2 होगा और यहाँ 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस तरीके से 4 से डिवाइड करके 0 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड करने के बाद उसको क्या करते हैं कि वर्गमूल निकालते हैं, जो आएगा वही हमारा क्या होता है, वैल्यू होती है। अब यहाँ देखते हैं 10 की वैल्यू में, 10 जीरो की वैल्यू जो होगी आपकी, यहाँ पर अगर देखें हम 10 जीरो की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और साइन 10 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, 45 वैल्यू 1 होती है और 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। और यहाँ देखते हैं 90 की वैल्यू जो है अपरिभाषित होती है 10 की श्रेणी में। अब यहाँ हम देखते हैं कि 10 और साइन में कौन सी वैल्यू बराबर आ रही है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 0, हम यहाँ देखते हैं 0 अंश की जो वैल्यू आ रही है हमारी बराबर आ रही है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो a का मान दिया गया है वो 0 अंश होगा, यहाँ पर जो a का मान दिया गया है वो क्या होगा, आपका 0 अंश होगा। एक तरीका आपका इस तरीके से, और दूसरा अगर देखें हम तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया गया हमें 10a बराबर साइन a, यहाँ 10a बराबर आपको दिया गया है साइन a। अब 10 बराबर होता है हमारा साइन a अपान कॉस a, ये हो जाएगा आपका इक्वल, यहाँ हो जाएगा साइन a, इसका हर 1 होगा, इसका हर क्या हो जाएगा, 1 होगा। जब इसे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन a अपान साइन a इक्वल कॉस a अपान 1। साइन से साइन कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ पर जब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, तो यहाँ 1 बराबर हमें मिलेगा कॉस a। अब जब देखेंगे कॉस की सारणी में 1 किसकी वैल्यू है, तो हम देखते हैं कॉस की सारणी में अगर कॉस का मान निकाला जाए यहाँ पर, तो इसी को आप इधर से चले आइए, कॉस 0 का मान जो होगा वो आपका साइन 90 अंश का मान होगा 1 हो जाएगा और 30 अंश का मान बनेगा अंडर रूट 3/2 और आपका 45 बनेगा 1/√2 और 30 की वैल्यू जो बनेगी यहाँ पर 60 चली जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा आपका 0। अब देखते हैं कि कॉस a, कॉस की श्रेणी में 1 किसका वैल्यू है आपको 0, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस 0 अंश बराबर कॉस a। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू जो मिलेगी हमें क्या मिलेगी 0। आप एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप अगर हल करना चाहें तो इसको इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा 17वां होगा कि x² बराबर 9 का हल है, अर्थात इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो हमें ध्यान देना है कि x वैल्यू जो निकालनी है हमको, तो यहाँ पर विकल्प के ऊपर निर्भर करेगा। विकल्प क्या, वैसे आंसर इसका आप जान रहे हैं, ये हो जाएगा x² बराबर, ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो 4 और 9 का गुणा करेंगे हो जाएगा 36। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस आपका यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36, आपका इतना हो जाएगा। अब अंडर रूट से बाहर जब निकालेंगे तो x बराबर मिलेगा प्लस माइनस 6, अर्थात इसका जो आंसर मिलेगा हमको प्लस माइनस 6 मिलेगा। आपसे हम पुनः फिर से कह रहे हैं कि आप लोग पेपर देने से पहले एक दिन पहले आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये सारी पूरी टोटल कंप्लीट कर लीजिएगा और सूत्र जो है थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर आपका स्क्वायर है, तो कह रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आधार का क्षेत्रफल जो दिया गया उससे बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, बेलन की त्रिज्या, तो यहां लिखेंगे हम आधार का क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल
क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ दे रहे हैं आपके 36 पाई, यहाँ दे रहे हैं तो पाई से पाई क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 36, और यहाँ देखते हैं तो आर बराबर हमें मिलता है +-6, अर्थात यहाँ हम पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें जो त्रिज्या मिलती है वो मिलती है 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें निकालना क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2πr(h), हमारा होता है 2πr(h). तो यहाँ देखेंगे 2 पाई है, पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू आपके दे रहे हैं 6 रख दीजिए, और एच का मान दे रहे हैं यहाँ पर 5, तो आप 5 रख दीजिए। और जब इनको गुणा करते हैं तो हो जाएगा 6 पंचे 30, और 30 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो मिलेगा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो मिलेगा 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा है साइन ए बराबर 3/5। तो कह रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कॉसेक स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 हमारा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर इतना हो जाएगा कि 1 साइन स्क्वायर ए। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1 तो साइन की वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे अगर हम तो 25 हो जाएगा, और 25 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 25/9। अर्थात आप कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू जो आती है हमारी वो 25/9 होती है। क्या हो जाएगी आपकी 25/9। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें मिलता है कि आपका जो मिलेगा प्रथम, अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कह रहे हैं 5 अभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या अगर देखते हैं हम, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हमें मिलती है आपकी 2, 3, 5, 7 और 2, 3, 5, 7 और मिल जाएगी हमको 11। ये हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें जब निकालना है तो हम इसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हमें n बराबर जो मिलता है, n बराबर हमें मिल रहा है 5, और ये जो हमारी दी गई है वो विषम संख्या है। और विषम, अब माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए, विषम संख्या के लिए जो सूत्र होगा हमारा, तो माध्यिका बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, माध्यिका बराबर होगा हमारा n+1/2 पद, आप इस तरह कह सकते हैं, इतना होगा माध्यिका बराबर। तो यहाँ n का मान जो दिया गया है वो 5 दिया गया, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 + 1/2, और 5 और 1 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 5 1 6, 6/2, अर्थात कहने का मतलब है तीसरा पद, आप कह सकते हैं तीसरा पद। और यहाँ पर जब तीसरा पद हम देखते हैं तो इसकी माध्यिका जो आएगी, तो तीसरा पद इसमें हमारा जो होगा वो 5 होगा, तो इसकी माध्यिका हमें मिलेगी कितना, 5। तो हमें यहाँ इसकी माध्यिका मिलती है 5। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है क्वेश्चन, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, कि प्रथम 10 संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या होंगी यहाँ पर, अर्थात कह सकते हैं 1 से लेकर के प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। आज का जो सेशन हुआ है हमारा, वो टोटल क्वेश्चन हमारे 20 हुए हैं। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो आप सभी को जो पेपर चल रहा है, आप लोग बेटर से बेटर देने का प्रयास कीजिए, और आप लोगों से फिर आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखिए पहले क्वेश्चन को, उसके बाद उसे हल करने का प्रयास कीजिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए, घबराइएगा नहीं।